हेलो दोस्तों, आपका अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज से हम हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में जितना भी प्रॉब्लम था लगभग एनसीईआरटी वाला टोटल हम सॉल्व कर चुके हैं। आज से उसका एप्लीकेशंस देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। अब ये बताने से पहले कुछ बातें हैं जो बता देते हैं। कुछ क्या ध्यान देना, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब अगर कोई वस्तु ऊपर है और देख रहे हैं अगर नीचे से हम देखते हैं ऊपर वाली वस्तु को, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से हम अगर देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब दृष्टि रेखा। और यह जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं? ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल है या फिर ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल है। जो दृष्टि रेखा होता है मतलब लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट, अब कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि वस्तु यहाँ पर हो और देखने वाला यहाँ पर हो, प्रेक्षक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, ऑब्जर्वर यहाँ पर हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर हो नीचे और ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, ऑब्जर्वर, इसको बोलते हैं प्रेक्षक। नीचे हो गया वस्तु, कुछ भी हो सकता है। वस्तु ऊपर है, देखने वाला नीचे है, या तो वस्तु ही नीचे है, देखने वाला ऊपर है। लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वह रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। इसको कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हिंदी में कहें तो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, फिर भी नॉलेज होना चाहिए। दृष्टि रेखा, यह दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ में जो कोण बनाता है उसे ही कहते हैं उन्नयन कोण। अब दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ में, तो क्षैतिज तो ये भी है, क्षैतिज ये भी है, यहाँ पर भी तो कोण बन रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको उन्नयन कोण कहते हैं और इसको अवनमन कोण कहते हैं। हालांकि ये दोनों कोण अगर देखोगे तो जेड जैसा बन रहा है। जेड मतलब एकांतर कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, और यहाँ वाला होता है अवनमन कोण। कंडीशन यही है कि अगर नीचे से हम देखते हैं, अगर किसी वस्तु को हम नीचे से देखते हैं, नीचे से, तो नीचे जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और अगर ऊपर से देखते हैं तो ऊपर पे जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। अब ऊपर या नीचे की बात नहीं, उन्नयन अवनमन कहीं भी बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम नीचे से देखें। नीचे से देखेंगे लेकिन कहेंगे अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण ऊपर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है, तो ऊपर या नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वस्तु कहाँ है, देखने वाला कहाँ है। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कि देखने वाला नीचे है लेकिन कहता है कि अवनमन कोण बना है, तो ऊपर मानेंगे। सिंपल आपको ध्यान देना है कि ये वाला दृष्टि रेखा और ये वाला क्षैतिज रेखा, मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच का जो कोण होगा ये उन्नयन कोण होगा। ये वाला हो गया लाइन ऑफ साइट और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच का जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। मतलब नीचे की कोण तो उन्नयन, ऊपर का कोण अवनमन। हालांकि दोनों बराबर है। नीचे वाला एंगल क्या होगा? नीचे वाला कोण कहलाता है उन्नयन कोण, और जो ऊपर बन रहा है वो कौन सा कोण है? अवनमन कोण। कहने को तो कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है तो उन्नयन कोण बनता है, और जब कोई ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो उसके आंख पर बनने वाला कोण अवनमन। और नीचे से अगर देख रहा है, यहाँ नीचे खड़ा है, नीचे पे अगर खड़ा है, नीचे से अगर ऊपर देख रहा है, नीचे से अगर ऊपर देख रहा है, अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन। लेकिन अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो, अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण। अब ऊपर और नीचे के फेरा में इतना क्यों कंफ्यूज हो हम? ठीक है, ऊपर नीचे के फेरा में पता चला कि दिमाग ऊपर नीचे हो गया। अरे काहे ले यार, जेड जैसा बन रहा है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण में दोनों का मान आपस में बराबर होता है। तो उन्नयन हो
या अवनमन हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, डायग्राम में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। चलिए यही बताना था, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए और एप्लीकेशन से तो हम पिछले क्लास में बोले थे कि आपके पास किताब होना चाहिए। पहले तो किताब देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। किताब देखिएगा, आपको ना तो हमको देखना है ना ही बोर्ड देखना है, आप अपने किताब पे फोकस करोगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी बात है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए सहूलियत के लिए आपके पास अगर किताब होगा तो बगल में फिगर दे दिया, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए बगल में फिगर बना दिया गया। अब हम समझाते हैं क्या है जो बगल में डायग्राम बना दिया है। ऐसे कहना क्या चाह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो 20 मीटर लंबी डोर इस तरह से है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं कि 20 मीटर लंबी डोर है और चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। तो ठीक है, तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे से, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई खंभा है, भूमि पर लगे एक सीधे खंभे से, खंभे के शिखर से बंधा हुआ, ये खंभे का शिखर हो गया, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ है, भूमि स्तर मतलब भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, जैसे डोरी तो है यही न, ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोरी है। अब यह जो डोरी है वह भूमि के साथ कितना एंगल का कोण बनाता है, तो दिया गया है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए अब ये तो था फिगर, अब इसमें गणितीय भाषा में जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, कहीं भी ए बी सी मान लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ए बी सी मान लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये डोरी है और ये खंभा है, खंभा सीधे गड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। तो कहीं ना कहीं कर्ण मालूम है, कर्ण को कहा जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पता है कितना है भाई, 20 मीटर, हाइपोटेनस 20 मीटर है। निकालना क्या है, क्वेश्चन में फोकस करना पड़ता है कि निकालना क्या है, क्या निकालना खंभे की ऊंचाई है या फिर खंभे की दूरी निकालना है, निकालना क्या है। तो क्वेश्चन फिर से हम पढ़ लेते हैं कि निकालना है क्या, तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई, अब खुद सोचो कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। लंब मतलब परपेंडिकुलर, यानी हमको लंब निकालना है, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब है और लंब निकालना है। अब खुद सोचना है कि कर्ण दिए हुए है, लंब निकालना है, तो कौन सा फार्मूला फिट कर दे, कौन सा वैसा सूत्र है जिसमें लंब भी आता है और कर्ण भी आता है, दोनों आता है। तो अब टी रेशियो याद करना पड़ेगा। पहले तो हम लिख देंगे कि इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, बस इतना लिख देना। फिर यूज करना है क्या, तो कर्ण मालूम है ये है, और निकालना है क्या, लंब। किस में आता है, साइन थीटा में, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। कैसे पता चला, अरे कर्ण मालूम है और निकालना है क्या, लंब, तो साइन 30 डिग्री होगा। लंब कर्ण साइन 30 में आता है, साइन 30 डिग्री बराबर लंब, माने लंब मतलब पता नहीं, कर्ण मतलब कितना 20, तो कर्ण 20 रख दो। अब बतलाना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। अब पी बटा हो गया 20, पी माने हो गया परपेंडिकुलर,
2 से ही वाला कैंसिल, 2 है कि 20, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना निकल गया 10 को इधर गुना कर दो, P इक्वल टू 10, यानी जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 10, मतलब खंभे की ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर, यही तो निकालना था। अब चाहे तो लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई या हाइट ऑफ पिलर 10 मीटर, इतना हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब जरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, मिटा रहे हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या, क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड देखें तो उसमें क्या लिखा गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। फिर से समझो थोड़ा सा, मान लेते हैं कि पहले पेड़ था इतना ऊंचा, था क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जैसे ही आंधी आया ऊपर का हिस्सा हम मान के चलते टूट गया, ये वाला हिस्सा टूट गया। ये मान लीजिए कि पूरा पेड़ होगा, ये पूरा पेड़ का हिस्सा था और भी होगा पेड़ का हिस्सा, लेकिन हुआ क्या पेड़ का हिस्सा कि ऊपर का हिस्सा टूट गया और ऊपर का हिस्सा टूटकर आंधी से टूट गया और नीचे गिर आया इस तरह से। ये वाला देखो, अगर हम ये वाले हिस्से को x मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक मानना पड़ेगा क्या x, क्योंकि यही वाला जो हिस्सा है ना, आंधी आने से पेड़ टूट गया और ऐसे झुक गया, तो अगर ये x मीटर लंबा है तो वही वाला नहीं इसे झुका है, तो ये वाला इधर झुक गया। तो अगर इसको x मानते हैं तो इसको x, चाहे मान के चलो कि यही वाला x है, तो ये है कहाँ, अरे यही जो है ये टोटल का हिस्सा है x, ठीक है, झुक गया जो भी है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, छूने लगता है, ठीक है, छूने लग गया, ज़मीन को छूने लगता है भाई, छू तो रहा है ज़मीन को, और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता था, ठीक है, ज़मीनिया को छू रहा है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का पाद बिंदु मतलब पैर, पाद का मतलब होता है पैर, फुट मतलब ये वाला, पैर का पाद बिंदु से, पैर के पाद बिंदु से कहाँ गया, सॉरी, पैर के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छू देता है, जैसे पेड़ का शिखर यही देखो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ का शिखर। तो ये वाला तो टूट गया और यहाँ छूने लगा है, तो पैर के पाद बिंदु से जहाँ पर पेड़ का शिखर छूता है कितना दूरी है, अगर देखा जाए तो कितना डिस्टेंस दिए हुए, तो लिख ले है 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख दिए। निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो अभी फ़िलहाल ये बताइए पेड़ की ऊंचाई, अभी तो यही ना है पेड़ की ऊंचाई, ये वाला हिस्सा तो टूट कर लग गया, अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि पेड़ की ऊंचाई y क्या होगा, फिलहाल अभी y क्या होगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, पेड़ इतना ऊंचा था, पूरा इतना लंबा था, लेकिन आंधी आने से ऊपर वाला हिस्सा टूट गया और नीचे जाके इसे लग गया, और जहाँ लग गया है ना, पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पर पेड़ का शिखर छू रहा है, जैसे पेड़ का शिखर है ये वाला टूट गया और इस जगह को छू रहा है, तो पाद बिंदु से जहाँ पर पेड़ का शिखर छूता है कितना डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 8 मीटर है, तो 8 मीटर लिख दिए। लेकिन निकालना क्या है, तो फिलहाल तो निकालना है पेड़ की ऊंचाई। फिलहाल जो पेड़ की ऊंचाई है उसको तो मालूम करो, वाई कैसे निकाले, तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब तो खैर हम माने हैं वाई, और नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे आधार मतलब हो गया 8। कर्ण तो पता नहीं है, ठीक है, कर्ण बाद में भी मालूम कर लेंगे। ज़्यादा है तो आप नाम लिख दीजिए ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें इस्तेमाल करो कौन सा फार्मूला, तो परपेंडिकुलर मालूम करना है, मतलब लंब पता करना है, लंब तो पते नहीं है और आधार पता है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, tan थीटा, tan 30 डिग्री
इसी का तो सूत्र होता है tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब अब बटा में आधार। लंब मैंने लिख दिए y और आधार मैंने लिख दिए 8। लंब तो y है, आधार हो गया 8। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इधर हो गया y अब बटा में 8। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हम कह सकते हैं 8 को इधर गुना कर दो, 8 इधर भेज दो तो 8 अब बटा में √3। y तो निकल गया। मतलब अभी जो फिलहाल पेड़ की ऊंचाई है वो है 8/√3, लेकिन अभी वाले से नहीं काम चलेगा। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है तो ऊपर वाला हिस्सा कौन मालूम करेगा। तो ऊपर वाला हिस्सा बचा कहाँ, ये तो टूट गया। तो ठीक है टूट गया, गल नहीं गया, उड़ नहीं गया, टूट गया है। तो टूटने के बाद भी तो पेड़ बचा हुआ है जो कि नीचे इस तरह से लग गया है। तो ये वाला मालूम कर लो, क्योंकि यही वाला तो है जो कि पहले से पेड़ की हाइट था, मतलब पहले से ही पेड़ था, बेचारा टूट गया। तो x मालूम करो, ये वाला हिस्सा, क्योंकि यही जो था वही तो टूट कर नीचे लगा है। अब इसको कैसे मालूम करें। तो अब आपके पास आधार तो है ये था, अब तो लंब भी है। अब देखा जाए तो आधार और लंब दोनों है, तो कर्ण मालूम करना इतना तो टफ है नहीं। आप कर्ण पता कर लीजिए। सूत्र होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब माने कितना, लंब कितना है, लंब अभी अभी निकाले कितना है 8/√3। तो इसका स्क्वायर नहीं कर देंगे, 8/√3 के स्क्वायर। बेस कितना है, बेस तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 8 8 64 और बटा में सिर्फ 3, ये 8 8 64। अब भिन्न के जोड़ आता है, जोड़ लीजिए। देखिए इधर h² बराबर कितना हो गया, ये जोड़ना है तो 64 प्लस में गुना कर दो, 4 × 12 6 × 18 और 1 19, 192 बटा में 3। h बराबर कितना हो गया 4 2 6 और 9 हो गया 15 और ये हो गया 256 बटा में 3। h बराबर रूट, क्योंकि h² था तो उधर जाकर रूट हो गया, तो h बराबर कितना आ गया 256 के लिए हो गया √16 और नीचे रह गया √3। 256 का रूट निकालो तो 16 होता है और √3 रह गया, ये h निकल गया। h मतलब हाइपोटेनस, मतलब ये वाला जो कर्ण है, हाइपोटेनस कितना आ गया 16/√3। अब बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई। तो फिलहाल तो पेड़ की ऊंचाई है क्या, अभी अगर देखा जाए तो 8/√3 अभी पेड़ की ऊंचाई है, अभी पेड़ की ऊंचाई 8/√3 है। और ये वाला हिस्सा जो टूट गया है, ये पेड़ की ऊंचाई कितना थी या फिर कितना है, तो कह सकते हैं 16/√3। ये 8/√3 था और ये 16/√3। अब 8/√3 और ये 16/√3 दोनों को जोड़ दो तो √3 हो गया √3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 16 हो जाएगा 24। अब 24 अगर देखा जाए, 24 को अगर हम देखें तो 24 को हम कह सकते हैं, 24 हम लिख सकते हैं कि 8 × 3, 8 × 3 8 या 24 होता है। ऐसे लिखे क्योंकि जब मैं √3 से और 3 को हम कैंसिल कर सकें, क्योंकि 3 का मतलब ही होता है 3 अगर लिखें तो √3 × √3। 8 या 24 इसलिए तोड़े क्योंकि 8 रहने देंगे, और 3 का मतलब होता है √3 × √3, तो एगो √3 कट गया तो आंसर आ जाएगा इसका 8√3। यानी पेड़ की ऊंचाई अगर देखा जाए तो 8√3 मीटर होगा। ये क्वेश्चन नंबर था सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा बोर्ड में कम स्पेस होने के कारण सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि पहले डायग्राम है उसके बाद यहाँ से लिखें, फिर इधर फिर उधर लिखें, आप सही से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? समझना होगा दोनों ही कंडीशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी इधर, दूसरा फिसलन पट्टी इधर। फिसलने वाला जो ढोलकौआ होता है, सुरकौआ, जहाँ से बुतरू चढ़ गया, अरे बहुत सारा बुतरू देखते हैं चिड़िया पे चढ़ जाता है प्लेन वाला में और ससर जाता है, तो सरकौआ बोलो, ढोलकौआ बोलो, जो भी बोलना है, फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, अच्छा ये जो शिखर है ना, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, इतना हाइट पर है, अच्छा बात है। और भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता हो, चलो चलेगा। अगले नंबर में है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक, अब अबरी कह रहा है कि हाइट कितना है? 3 मीटर। इस बार ये हाइट है 3 मीटर और भूमि के साथ में कितना डिग्री के कोण बना रहा है? 60 डिग्री। प्रत्येक ही स्थिति में ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको क्या कहा जाएगा? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो दोनों ही स्थिति में तो आपसे वो पूछ रहा है कर्ण। फर्स्ट में देखें तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, सेकेंड में देखें तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब ही कहते हैं दोनों ही स्थिति में। ज़्यादा है तो ABC, PQR कुछ भी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ABC काहे लिखे हैं। अरे RST जो मन में आता है लिखो, ने जो लिखिएगा यहाँ पर बैठा दीजिएगा कि इन ट्रायंगल ABC, और इसमें हम इस्तेमाल क्या करेंगे? तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया लंब, और निकालना है क्या हमको? कर्ण। यही तो मालूम करना है कि फिसलन पट्टी, ये जो फिसलन पट्टी इसकी लंबाई क्या है, तो लिख देंगे डायरेक्ट साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया लंब, लंब मतलब 1.5 बटा में कर्ण, पता नहीं है कर्ण को जो मान लो हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर 1.5 बटा में एच, तिरछे गुना कर दो। चाहो तो H1 या कुछ भी नाम दे दो ना, एच जो भी देना। एच का मतलब हाइट ने, हाइपोटेनस। एच इधर गुना कर दो और 1.5 में 2 को गुना कर दो, तो एच कितना आ गया, या H1 कितना आ गया? तो 1.5 गुने 2 गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3। गुना करके देख लेना, फिक्स है कि 3 आएगा, मतलब 3 मीटर। चलो पहले स्थिति में तो समझ में आ गया कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है? 3 मीटर। इसमें देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, PQR लिखती हैं PQR। इसमें क्या इस्तेमाल होगा? साइन के डिग्री, 30 डिग्री तो है ना, साइन कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, साइन 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, और बटा में कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस। ज़्यादा है तो H2 दे दो क्योंकि इधर H था।
sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इधर हो गया 3 अब बाई H2। एक काम करो, √3 से 3 को काट दो, बराबर में ऊपर ऊपर कट जाएगा। √3 से इसको काट दो। देखो 3 का मतलब है, अगर ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि √3 गुने √3। इसका मतलब है कि √3 इसमें 2 बार लिखा है, तो एक बार तो कट गया तो बच गया √3। H2 को इधर भेज देते हैं। H2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा √3 और गुने में 2, तो H2 कितना आ गया इन बताइए। देखिए ये 3 मीटर है। अगर आपको लगता है कि नहीं गुना करेंगे तो उतने छोड़ दो, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। लेकिन फिर भी लगे कि हम गुना करेंगे तो √3 का मान होता है 1.732। इसमें 2 से गुना करो, जितना आता है वो हो जाएगा आंसर। मतलब पहले स्थिति में अगर देखा जाए तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 3 मीटर। दूसरे कंडीशन में अगर देखें तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, गुना करके देख लीजिए, या तो फिर 2√3 मीटर पे छोड़ दीजिए। इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तीसरा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मार्कर्स इधर गिर गया यार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये वाला भूमि है मान लेते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से सामने मान लिया जाता है कि ये वाला मीनार है। भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला मीनार का शिखर है और इसका उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए करना क्या है, कहाँ गया कैप यार। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए क्या लिखा गया है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो ये वाला हिस्सा नीचे हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, भूमि हो गया। अब भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से इस जगह से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। लेकिन भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो वो हो गया 30 मीटर। 30 मीटर दे दिए। अब निकालना है कि ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अब खुद समझो कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, और दिया हुआ क्या है, आधार। कर्ण से तो कोई मतलब ही नहीं, तो सोचना है कि लंब और आधार किस में आता है, ज़्यादा है तो फिर से वही बात, ABC भर दो। लिखो इन ट्रायंगल ABC, साइन कॉस टाइन क्या इस्तेमाल करें, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया लंब और नीचे है आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा और cot थीटा में। तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लो। cot का इस्तेमाल हम क्यों करें, cot का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम tan का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे दोनों सही है, ऐसा नहीं कि cot का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा कहना गलत है। tan इस्तेमाल करो, दोनों ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया लंब और दिया हुआ क्या, आधार। निकालना है लंब, आधार देले है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। लंब मतलब पता नहीं, आधार मतलब है पता, कितना है 30, तो 30 रख दो। हालांकि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, लिख दिए। इधर हो गया P और बटा में 30। P बराबर कितना, P मतलब परपेंडिकुलर, कितना आ गया, गुना कर दीजिए, जो इधर बटा में इधर आके गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 30 बटा में √3। अब अभी तो हम समझा रहे हैं कि क्या करना है। 30 मतलब हम कह सकते हैं कि 10 गुने 3 बटा में √3। 30 मतलब 10 गुने में 3, हालांकि √3 से ही कैंसिल, √3 से ही वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 का मतलब है, अगर 3 देख रहे हैं तो 3 यहाँ पर देखिए, जो 3 दिखाई दे रहा है
3 बना कैसे होगा, तो देखो 3 का मतलब होता है √3 गुने √3, 5 का मतलब होता है √5 गुने √5, जैसे 7 का मतलब होता है √7 गुने √7। देखो √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3। कैसे हो जाएगा, अरे √3 गुना करो तो रूट अंडर कितना 9 हो जाएगा, 9 का √3 होता है। √5 गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25, अब 25 का रूट कितना होता है 5। √7 गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना बन जाएगा 49, 49 का रूट क्या होता है 7। इसी तरह से जैसे 3 को लिख सकते हैं √3, लेकिन लिखते नहीं हैं, समझ जाते हैं कि 3 का मतलब है √3, तो ये को तो √3 खत्म हो गया, तो p बराबर कितना आ गया 10√3। यानी हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा 10√3। दिखाई देता है नीचे, हाँ सही है 10√3। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए ये मान के चलिए कि इतना हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 5, इसके बाद टाइप बदल जाएगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है कि टाइप बदल जाएगा, लेकिन टाइप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ठीक है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है भूमि से कई मीटर की ऊंचाई पे 60 मीटर, तो बना दिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, ये पतंग है और भूमि से कितना हाइट पर है 60 मीटर, सही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहाँ पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यह जो डोरी है ये भूमि के साथ झुकाव बनेले कै डिग्री का है 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई बताइए। देखो यही तो है डोरी, और डोरी की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पतंग है और पतंग जो है वह भूमि से कितना ऊंचाई पर है 60 मीटर के हाइट पर है। अच्छा बात है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, बना दिए। और भूमि के किसी बिंदु से डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया, मतलब बांध दिया गया, अस्थायी मतलब टेम्प्रोरी, यानी बांध दिया गया। तो यही तो बतलाना है कि डोरी की लंबाई क्या है। अब खुद सोचो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब थीटा के सामने वाली, ये थीटा है। थीटा क्या होता है, अरे थीटा मतलब न्यून कोण, थीटा मतलब न्यून कोण, जहाँ न्यून कोण दिया गया तो ये थीटा है। न्यून कोण ये भी है, न्यून कोण ये भी है, लेकिन यहाँ वाला हमको नहीं दिया गया, दिया गया 60 डिग्री है। तो अगर यहाँ 60 डिग्री है तो वहाँ पे क्यों हम जिक्र करें। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, मतलब लंब देले हैं और पूछ रहा है आपसे कर्ण, मतलब लंब बराबर हम कह सकते हैं कि 60 मीटर है और पूछा जा रहा है कर्ण कि क्या होगा। तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। पहले तो आप सजा दीजिए कि ए बी सी है, यहाँ लिख दो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में लंब देले हैं, लंब दिए हुए हैं यार, और पूछ रहा है कर्ण, तो किस में आता है साइन थीटा में। साइन कै डिग्री 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब, लंब माने कितना 60 डिग्री, कर्ण कितना h, साइन 60 का मान बताइएगा। नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर में 60 अब बटा में h। अब यहाँ ध्यान देना h निकालना है ना, h मतलब हाइपोटेनस यार, h का मतलब हाइपोटेनस, h को इधर भेज दो। ध्यान देना h मतलब हाइट नहीं होता है, h मतलब हाइपोटेनस, अगर हिंदी में कहें तो कर्ण। ऐसा नहीं कि h मतलब हाइट समझ जाओ, p माने कुछ और समझ जाओ, p माने परपेंडिकुलर, p मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। तो h निकालना है, h को इधर भेज दिए और 2 इधर गुना कर दिए, तो 60 गुने 2 हो गया
और √3 हो गया बटा में। फिर वही कहानी हम समझाएंगे कि 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को हम कह सकते हैं 20 गुने 3 गुने 2, 60 20 गुने 3 मतलब 20 या 60 हो जाएगा। ऐसे लिखवे का है कि इसलिए लिखें जब मैं √3 से इसको काट सके। अभी तो समझा रहे थे कि 3 का मतलब क्या होता है, अगर 3 लिखल है इसका मतलब √3 गुने √3 से ही बना। अगर 2 लिखल है तो √2 गुने √2 से बना। हमको √3 से ही काट देना है √3। तो आंसर कितना हो गया इस बराबर 20 दूनी 40 और गुने में क्या रह गया √3। यही हो जाएगा आंसर। या तो इतने ही आंसर लिखिए, और अगर आंसर नहीं देता है भाई देवे तो 40 को 40 रहने दो और √3 का वैल्यू होता है 1.732 रख कर गुना कर दो। ऐसे तो इतना ही काफ़ी है, यही ठीक है। तो फिर वैल्यू रखना है तो रख के गुना कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। छः से टाइप बदल गया, ठीक है, टाइप चेंज है। तो हम टाइप चेंज है तो अभी क्यों 6 7 8 ये सब टाइप चेंज है। तो 6 से लेके 10 तक टाइप बदला हुआ है। तो ये बदला हुआ टाइप जो 6 से लेके 10 तक अगर देखोगे तो टाइप चेंज है। अभी तक एक टाइप का क्वेश्चन था 5 गो, अब टाइप चेंज है। तो 6 से लेके 10 तक के लिए या उसके आगे के क्वेश्चन के लिए अगले के वीडियो में मिलते हैं। चलिए रात तो बहुत हो गया है, तकरीबन 11 बज गया है। 11 बजे आपके लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं रात को। हाँ, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।